बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है प्रेशर ऑफ गैस। भाई इस टॉपिक में डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। कोशिश करेंगे कि उस डेरिवेशन को आसान तरीन स्टेप्स के साथ आपको समझा सकें। उसके बाद इसी लेक्चर में हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को हम कैसे इससे ड्राइव करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे और आसान तरीन डेरिवेशन को बनाने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। तो भाई प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास ये एक क्यूबिक वेसल है, ये एक क्या है? क्यूबिक वेसल है। आपने लूडो खेली होगी तो लूडो में वो एक दाना सा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो सारी नंबरिंग हुई होती है। अब वो क्या है? वो एक क्यूब सा नहीं है। इसी तरह की ना हमारे पास एक ये क्यूबिक वेसल है कि जिसमें हमने क्या की हुई है? गैस को इनक्लोज किया हुआ है। जिसमें हमने क्या किया हुआ है? गैस को, रियल गैस को इनक्लोज किया हुआ है। अब जब गैस को इनक्लोज किया हुआ है तो गैस में क्या एक मॉलिक्यूल होता है? नहीं, उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं? नहीं, वो तो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अब जब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल ये एक सर्टेन एरिया है इस क्यूबिक वेसल्स का, और मॉलिक्यूल्स यहाँ से आए और इस सर्टेन एरिया से टकराए। जब इस सर्टेन एरिया से टकराए तो इस एरिया पे उन्होंने क्या की? फोर्स एक्सर्ट की। और फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट एरिया, यही तो प्रेशर होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हुए जो हमारे पास क्यूबिक वेसल है जिसमें गैस इनक्लोज्ड है, इसके वॉल्स में क्या करते हैं? ऐसे इसके साथ टकराते हैं और टकरा के क्या करते हैं? इस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कि ये प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है। सर्टेन एरिया पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है? ये हमारे पास प्रेशर होता है। ओके हो गया। उसके अलावा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये हमारे पास डायरेक्शन कब चेंज करते हैं? देखिए, डायरेक्शन तब चेंज करते हैं जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करे या विद द वॉल्स ऑफ द वेसल के साथ कोलिजन करे तो ये टकरा के वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे? डायरेक्शन चेंज करते हैं ये अपनी, और क्या करते हैं? वॉल्स ऑफ द वेसल पे फोर्स अप्लाई करते हैं। अब फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया पे, यही हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि वॉल्स ऑफ द वेसल पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और उसी को हम कहते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस है। अब नेक्स्ट उसी प्रेशर ऑफ गैस को हम फाइंड करने वाले हैं, लेकिन वेसल के अंदर, क्यूबिक वेसल के अंदर क्या एक मॉलिक्यूल होता है? नहीं भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या कर रहे होते हैं? बहुत सारे, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। अब हम सारे मॉलिक्यूल्स की तमाम डायरेक्शन में वो प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन तो नहीं निकाल सकते, ये तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम कंसीडर करते हैं एक वक्त में एक ही मॉलिक्यूल है जो एक डायमेंशन में मूव कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक्स एक्सिस में फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है। फिर से बता रहा हूं, वैसे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, लेकिन कंसीडर करें कि एक ही मॉलिक्यूल है और वो क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और वॉल के साथ जाके टकराएगा और एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल्स ऑफ द वेसल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और वही प्रेशर पहले हम फाइंड करेंगे सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए। फिर इसी एक्स डायरेक्शन में वो सारे जितने मॉलिक्यूल जो हैं वो सारे एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो हम निकालेंगे, फिर वाई डायरेक्शन का निकालेंगे, फिर जेड डायरेक्शन का निकालेंगे। इसी तरह हम टोटल जो वॉल्स ऑफ द वेसल पे गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, हम वो प्रेशर निकाल लेंगे। तो पहले निकालते हैं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है, जो एक ही डायमेंशन ही एक्स एक्सिस में फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है, तो जो वॉल्स ऑफ द वेसल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, भाई वो पहले निकालते हैं। उसी से जो है वो सारा पूरी वेसल का प्रेशर है, हम उसी के ज़रिए से निकाल लेंगे लास्ट पे जाकर। ओके हो गया। तो देखते हैं हम वो किस तरह से निकालते हैं। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फेज़ है A, B, C और D, और ये दूसरा फेज़ है E, F, G, H। और ये हमारे पास क्या है? क्यूब की एक साइड की ये लेंथ L है, दूसरी साइड की ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। मतलब कि जो क्यूब की वो सारी वो चारों साइड्स ही होती हैं, वो सारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये भी लेंथ L, 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 ये भी लेंथ L। तो साइड्स उसकी क्या होती हैं? उनकी हम लेंथ क्या ले रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ क्या है? L लेंथ है। ओके हो गया। अच्छा, L लेंथ है तो यहाँ पर क्या है? ये मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल क्या करेगा? यहाँ से मूव करेगा इधर
इस तरफ मूव इसने किया, एक ही मालिक्यूल है, एक्स एक्सिस में ना मूव कर रहा है, इधर मूव किया, ये वॉल से टकराया और वॉल से टकरा कर अपनी डायरेक्शन चेंज करके दोबारा इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया। जब इस वॉल से टकराया, वेसल की वॉल से टकराया, सर्टेन एरिया से टकराया, फोर्स उस पर एक्सर्ट की, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर, यानी प्रेशर एक्सर्ट किया, वो ही हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ओके हो गया। तो वैसे ना एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस में हम निकाल रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाय ए। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्स एक्स के साथ में लिखा हुआ है क्योंकि मैं जस्ट एक्स एक्सिस एक ही डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें हमने करना क्या है, डेरिवेशन जब भी करते हैं ना, मुश्किल डेरिवेशन जब हम करते हैं तो हम सोचने का जहन बनाते हैं कि हम कहाँ से इसको शुरू करें, कहाँ पे इसको ख़त्म करें। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे एक फोर्स की वैल्यू है, एक एरिया की वैल्यू है। अगर मुझे एक्स एक्सिस में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है मॉलिक्यूल, अगर वो पता चल जाए, एरिया पता चल जाए, तो मैं दोनों कैसे डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस निकल आएगा। तो पहले मैं ना एफ एक्स को फाइंड करता हूँ, फिर उसको इधर पुट करूँगा तो पी एक्स निकल आएगा। कहानी 75% खत्म। ठीक है, तो देखते हैं एफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास जो फोर्स होती है ना, फोर्स क्या होती है, वो होती है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल ऐसे यहाँ से टकराएगा इस वॉल के साथ तो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और यहाँ से टकरा के फिर वापस आएगा। अब गौर से सुने, मॉलिक्यूल के पास क्या है, मैस भी है इसका, इस मॉलिक्यूल का मैस भी है, इस मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी भी है, यानी इसके पास फिर मोमेंटम भी है क्योंकि P इक्वल टू m भी होता है। ठीक है, तो फोर्स का जो हम फार्मूला लेंगे वो हम लेंगे चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो क्या होता है, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब हम पहले एम वी एफ फाइंड करेंगे, फिर हम एम वी आई फाइंड करेंगे, फिर हम डेल्टा टी फाइंड करेंगे, फिर वो हम इसमें पुट करेंगे, फोर्स आ जाएगी, फिर फोर्स को इधर पुट करेंगे, प्रेशर आ जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं, हम पहले देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना है। इनिशियल मोमेंटम किसका, जो पार्टिकल है, जो गैस मॉलिक्यूल है उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है। जब यहां पर जा रहा है तो पार्टिकल का मास कितना है, m1, और ठीक है, इसका सिंपल m हम करेंगे, और वेलोसिटी की कितनी है, v1x। v1x का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल है और x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो v1x। तो कितना मोमेंटम है, mv1x आ जाएगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, अच्छा फाइनल मोमेंटम कितना है, यहां से जब टकरा के वापस आएगा तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या होगा, यहां पर जब इस ऐसे फेजेस है ना, ऐसे फेजेस है, यहां से चला, इसके साथ टकराया, इसके साथ टकरा के वापस मुड़ा। अब जब वापस मुड़ा है ना, तो फिर हम जो फाइनल मोमेंटम इसका लेंगे वो माइनस mv1x लेंगे। गौर से देखिए, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इस फेज से आया, यहाँ से टकरा, यहाँ से आके इधर आया, अब इसका मोमेंटम कितना है, mv1x, और यहाँ से टकरा के जब वापस गया तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसको, इस मोमेंटम को हम कहेंगे कि ये फाइनल इसका मोमेंटम है टकराने के बाद, और उसको हम कहेंगे कि ये माइनस mv1x है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस mv1x है। ओके हो गया। अच्छा, अगर हम डेल्टा टी को फाइंड करें तो डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा टी हमारे पास होता है s इज इक्वल टू वी टी, टी इज इक्वल टू s बाई वी, s बाई वी आएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू वी टी होता है, t इज इक्वल टू s बाई वी होता है। देखिए टोटल डिस्टेंस से कितना ट्रेवल कर रहा है, मॉलिक्यूल यहां से लेकर यहां तक गया और यहां से वापस यहां पर आया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2l, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की इसकी लेंथ कितनी है, क्यूबिक वेसल की l। तो यहां से लेकर जब यहां तक गया तो डिस्टेंस l कवर किया, अब यहां से वापस इधर तक आया तो मजीद l कवर किया, तो l प्लस l 2l हो गया, l जाने में l आने में, तो 2l इसने डिस्टेंस कवर किया, l या ये भी l, तो 2l डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी, v1x। ओके हो गया। तो डेल्टा टी भी आ गया, डेल्टा टी भी आ गया, फाइनल मोमेंटम भी आ गया, इनिशियल मोमेंटम भी आ गया। अब इसको उठाकर जस्ट इधर पुट करना है। अब इन तीनों वैल्यूज को, ये और ये, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे पास बहुत सी कहानियां आसान हो जाएंगी।
तो Fx या F1x इसको नाम दे लें, क्योंकि हम एक मालिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू, देखिए फाइनल मोमेंटम कितना है mvf, यहां पर फाइनल मोमेंटम कितना आ रहा है माइनस mv1x, तो फाइनल मोमेंटम हम लिखेंगे माइनस mv1x और नेगेटिव साइन उसी तरह। इनिशियल मोमेंटम कितना है mvi, वो तो भाई mv1x है, तो यहां पर हम पुट करेंगे mv1x डिवाइडेड बाय, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस mv1x, इनिशियल मोमेंटम है mv1x है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, वो तो भाई 2l ओवर v1x है, अभी हमने निकाली है, तो 2l ओवर v1x, ओके हो गया। तो f1x इज इक्वल टू माइनस mv1x माइनस mv1x, ये आ जाएगा माइनस 2mv1x ओवर 2l ओवर v1x, 2 से गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा f1x इज इक्वल टू माइनस mv1x का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि v1x है ना, ऊपर जाके ऊपर वाले v1x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v1x स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय l उसी तरह, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय l उसी तरह। अब ये नेगेटिव साइन का शो कर रहा है, नेगेटिव साइन का शो कर रहा है, वो चीज देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए जब ये मॉलिक्यूल यहां पे इस वॉल के साथ आकर टकराएगा, अब मॉलिक्यूल यहां पर देखिए ये वॉल है ना, ये मॉलिक्यूल आया और इसके साथ आकर टकराया, इस पे फोर्स एक्सर्ट की है, अब रिएक्शन में वॉल भी मॉलिक्यूल पे फोर्स अप्लाई करेगी। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये मॉलिक्यूल आया, उसने वॉल पे फोर्स एक्सर्ट की, अब बदले में वॉल भी मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। मॉलिक्यूल इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, वॉल इधर उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि ये है फोर्स जो वॉल लगा रही है मॉलिक्यूल पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑफ वेसल ऑन मॉलिक्यूल, ये वो वाली फोर्स है नेगेटिव। ये कौन लगा रहा है, ये लगा रही है वॉल लगा रही है किस पे, मॉलिक्यूल पे, ओके हो गया, ओके। अगर मैं देखूं, ये तो वॉल लगा रही है मॉलिक्यूल पे, मॉलिक्यूल भी तो लगा रहा है वॉल पे, ये मॉलिक्यूल है, ये वॉल पे लगा रहा है फोर्स, वॉल मॉलिक्यूल पे लगा रही है, तो जो वॉल मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रही है वो तो माइनस mv1 स्क्वायर x ओवर l आ गया, लेकिन रिएक्शन में ये रिएक्शन फोर्स था, लेकिन मॉलिक्यूल भी तो वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है भाई, वो कितनी है, वो हम लेंगे f1x इज इक्वल टू माइनस f1x हम लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब अगर वॉल मॉलिक्यूल पे इस तरफ फोर्स लगा रही है तो मॉलिक्यूल वॉल पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, अपोजिट फोर्स लगा रहा है, इस वजह से साथ में हम नेगेटिव का साइन ले रहे हैं। अब आपने इसकी वैल्यू इधर पुट करनी है, तो f1x इज इक्वल टू माइनस, यहां पर क्या आएगा m माइनस m, या एक और काम करें कि हमने ना 1x यहां पर लिखा है ना, यहां पर सिंपल x रहने दें, ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं f1x इज इक्वल टू माइनस fx, ठीक है। और इसकी वैल्यू अब हम अगर इधर पुट करेंगे तो क्या आएगी, माइनस mv1x का स्क्वायर ओवर l आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यू वही रही है, जस्ट बाय नेगेटिव का साइन लगा दिया है, क्योंकि ये थी जो वॉल मॉलिक्यूल पे फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। अब ये क्या है कि जो मॉलिक्यूल वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये नीचे वाली वो है, ठीक है। अब वो कितनी निकली है, f1x इज इक्वल टू mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, डन हो गया। ये हमारे पास है वो फोर्स है जो एक मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल ऑफ द वेसल के ऊपर। ये वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है वॉल पे, ये वो फोर्स है जो वॉल एक्सर्ट कर रही है मॉलिक्यूल पे। अब दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, बट इसके साथ नेगेटिव का साइन है, इसके साथ पॉजिटिव का साइन है। और हम क्या निकाल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है फोर्स पे, हम उसकी बात कर रहे हैं, इस वजह से हम जस्ट ये वाली कहानी इसमें यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा,
अब नेक्स्ट कहानी हमारे पास क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। हम कहते हैं कि ये तो हमारे पास फोर्स है एक मॉलिक्यूल जो लगा रहा है वॉल ऑफ द वेसल पे, लेकिन हमारे पास जो तमाम मॉलिक्यूल हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल ऑफ द वेसल पे फोर्स लगा रहे हैं वो हम कैसे निकालें। तमाम मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल ऑफ द वेसल पे फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे निकालें। तो आपने क्या करना है कि तमाम मॉलिक्यूल, गौर से इसको सुनना है, कि तमाम मॉलिक्यूल्स जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वॉल ऑफ द वेसल पे फोर्स लगा रहे हैं उन सब की फोर्सेस को ऐड कर देना है। तो हमारे पास टोटल फोर्स निकल आएगी जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तमाम जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगा रहे हैं फोर्स। ठीक है, ये तो एक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल ही तो नहीं सिर्फ होता इसमें वेसल के अंदर बहुत सारे होते हैं। तो अब हम जो टोटल फोर्स लग रही है ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम वो निकालने वाले हैं। तो यहां पर हम कैसे फिर वो निकालेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स कितना है, एम वी वन स्केयर एक्स है, एम वी वन एक्स स्केयर एक्स ओवर एल प्लस 2x से कहते हैं एफ एम वी 2x का स्केयर ओवर एल प्लस एफ 3x की जगह हम क्या लिखूं, एम वी 3x का स्केयर ओवर एल और अप टू सो ऑन एम वी एन एक्स का स्केयर ओवर एल। डन हो गया। ये हमारे पास निकल आई है तमाम मॉलिक्यूल्स है जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, ये फोर्स एफ एक्स तो निकल आई, ये एफ एक्स तो फोर्स निकल आई। अब हमने इसी एफ एक्स फोर्स को यहां पर इस फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें तो हम क्या करेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन 1, कि इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जो उसकी वैल्यू पुट करें 1/a हम बाहर लिख देते हैं और यहां पर अंदर क्या लिखते हैं, एम वी वन एक्स का स्केयर ओवर एल प्लस एम वी टू एक्स का स्केयर ओवर एल और एम वी वन एक्स का वी एन एक्स सॉरी ठीक है वी एन एक्स का स्केयर ओवर एल। ओके हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सी बात, एरिया यहां पर कितना है, एरिया तो भाई होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास क्या होगा, एल स्केयर, क्योंकि सारी जो हमारे पास वो साइड है, साइड हमने क्यूब की क्या ली है, एल, तो एल इंटू एल कितना होगा, एल स्केयर, तो एरिया यहाँ पर क्या आएगा, एल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम फिर पुट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 1/l स्केयर, एरिया की जगह क्या पुट कर दिया, एल स्केयर, लेंथ इंटू विड्थ, फिर से वही एम वी वन एक्स का स्केयर ओवर एल प्लस एम वी टू एक्स का स्केयर ओवर एल और एम वी एन एक्स का स्केयर ओवर एल। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, इस L को और M को कॉमन ले लेना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू, M को ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, M डिवाइडेड बाई, नीचे से L को कॉमन ले लें तो L कॉमन आके इस L स्केयर से मल्टीप्लाई होकर L क्यूब बन जाएगा, तो L क्यूब, अंदर क्या बन जाएगा, वी वन एक्स का स्केयर प्लस वी टू एक्स का स्केयर अप टू वी एन एक्स का स्केयर आ जाएगा। ओके हो गया। अब हमने ना इस m/l के क्यूब के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी है। अब इसके साथ हम छेड़खानी क्या करेंगे वो चीज़ देखते हैं। इसके साथ हम ये छेड़खानी मैं इस तरफ करने वाला हूँ, ठीक है, आपने इसके नीचे ही लिखना है। तो इस तरह हम करेंगे, डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू m/v, रो इज इक्वल टू m/v होती है। और मुझे बताएं कि क्या हमारे पास इस वेसल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनका मैस क्या है, m है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, n है, और उनका मैस क्या है, m है। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, n। ठीक है, ये तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मैस है ना, लेकिन यहां पर एक तो नहीं, यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो m को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा n के साथ, कि ये हमारे पास होगा टोटल मैस जो इस वेसल के अंदर है। ओके हो गया।
तो m को n से मल्टीप्लाई, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, डिवाइडेड बाय v की जगह क्या लिखूं, देखिए सारी साइड्स में क्या है, इक्वल है, ये इक्वल है, तो एरिया क्या था, लेंथ इंटू विड्थ, यानी l इंटू एल स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है, तो l इंटू एल, तो वॉल्यूम इसका होगा l क्यूब, एरिया कितना था l स्क्वायर, वॉल्यूम कितना होगा l क्यूब होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट जो इसकी होगी, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा l क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। जब वॉल्यूम l क्यूब आ जाएगा तो आपने क्या करना है, m बाई एल क्यूब को इधर रहने दें, n को नीचे डिवाइड कर दें, तो रो डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू m बाई एल क्यूब आ जाएगा। ओके हो गया। अब क्या करना है, यहां पर m बाई एल क्यूब की जगह रो बाई एन पुट कर दें, m बाई एल क्यूब की जगह रो बाई एन पुट कर दें। ये सारा काम करने के लिए हमने ये किया है, m बाई एल क्यूब की जगह रो बाई एन पुट कर दे, तो यहां पर मैं रो बाई एन आप पुट करने वाला हूं। ठीक है, तो रो बाई एन जब पुट करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एन, और यहां पर क्या आ जाएगा, v1 x का स्क्वायर प्लस v2 x का स्क्वायर और vn x का स्क्वायर आ जाएगा। डन हो गया। n को अगर हम अंदर की तरफ ले जाएं तो रो v1 x का स्क्वायर प्लस v2 x का स्क्वायर और vn x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ओके हो गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, px। ठीक है, अब ये क्या चीज बन गई है भाई, ये क्या चीज बन गई है, ये हमारे पास जितनी वो वेलोसिटी थी ना, उनके स्केयर को हमने ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कर दिया है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन रही है, ये मीन स्केयर वेलोसिटी बन रही है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं बन रही। ठीक है, अब अगर हमारे पास तमाम वेलोसिटीज को अगर हम सम करें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या निकलेगी, मीन वेलोसिटी, या हम कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। ऐसे ही है ना, लेकिन यहां पर क्या है, v1 x का स्क्वायर आ गया, यहां पर सारी वेलोसिटीज के स्क्वायर आ रहे हैं, इस वजह से हमने इसको वो नाम क्या दिया है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या हो गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई। ये तमाम मॉलिक्यूल्स के हमने जब उसको ऐड किया तो ये क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और उसको हम एक सिंबल के जरिए से शो करते हैं। वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू रो इनटू वी एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये जो ब्रैकेट्स मैंने लगाई है ना, ये क्या शो कर रही है, ये मीन को शो कर रही है। ठीक है, ये क्या शो कर रही है, ये मीन को शो कर रही है, मतलब ये क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटीज है। ओके हो गया, या आप कह लेंगे एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो मॉलिक्यूल्स की है। तो पी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू वी एक्स स्क्वायर, इस पूरी टर्म को मैंने ऐसे वी एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट डालकर, ब्रैकेट का शो कर रही है मीन को, स्क्वायर ऊपर आया, इसे मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये तो थी एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। अब इतनी यहाँ पर देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू वी एक्स का स्क्वायर, वही हमने लिखा है। अब वाई एक्सिस में जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी वाई इज इक्वल टू रो वी वाई का स्क्वायर, और z एक्सिस में पी जेड इज इक्वल टू रो इंटू वी जेड का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिया हुआ है, देखिए जो हमारे पास है ना ये क्यूबिक वेसल है, इसकी सारी चारों डायरेक्शन में प्रेशर एक जैसा एक्सर्ट होता है। हम ये नहीं कह रहे कि एक्स एक्सिस में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वाई एक्सिस में कम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, या जेड एक्सिस में बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, नहीं, सारी डायरेक्शन में क्या है, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम पी एक्स के लिए लिख रहे हैं रो इंटू वी एक्स का स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो पी वाई के लिए भी क्या आएगा, रो इंटू वी वाई का स्क्वायर, पी जेड के लिए भी प्रेशर इन जेड डायरेक्शन, रो वी जेड का स्क्वायर ही आएगा। ओके हो गया, यहां तक बात याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन विल बी इक्वल। जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी तमाम डायरेक्शन में वो इक्वल होगी, बस जितनी इधर होती है उतनी ही इधर, उतनी ही इधर, वो सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर इक्वल एक्सर्ट हो रहा है वॉल्स ऑफ द वेसल पे। ये नहीं हो रहा कि एक वॉल पे ज्यादा दूसरी वॉल पे कम है, नहीं भाई, एक जैसा है। ओके, तो फिर हम लिख सकते हैं कि एवरेज या मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी जी का स्क्वायर। डन हो गया। तो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी स्क्वायर कितनी आएगी, वी स्क्वायर कितनी आएगी, तो वो हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड अप कर दें, इन सब को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो इन सब को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस
वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखें वी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वी वाई स्क्वायर और वी जेड के स्क्वायर। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, वी एक्स स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर की जगह भी मैं वी एक्स स्क्वायर लिख दूं, क्यों, दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां भी क्या लिख दूंगा, प्लस वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी, यहां पे एक ब्रैकेट आएगी, वी जेड स्क्वायर। क्या वी जेड स्क्वायर की जगह भी मैं वी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, भाई बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो वी जेड के स्क्वायर की जगह भी वी एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, तो वी एक्स का स्क्वायर और यहां पे ये चीज ओके हो गया। जब तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3v एक्स का स्क्वायर, 3v एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और या फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता कि v एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 इंटू वी का स्क्वायर आ जाएगा। डन हो गया यहां तक, ओके जी। नेक्स्ट लास्ट में आपने क्या करना है कि यहां पर इस वैल्यू को उठाकर वी एक्स की वैल्यू को उठाकर, मैं एरो के जरिए से शो करने वाला हूं, यहां पर पुट कर देना है। क्या करना है, यहां पर पुट कर देना है। जब इस वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू 1/3 और वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, रो इंटू 1/3 वी स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक ओके हो गया, रो इंटू 1/3 वी स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर क्या था, रो बाय एन और रो इंटू 1/3 वी स्क्वायर आ गया। अच्छा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा है वो चीज देखते हैं। अब यहां पर क्या आ रहा है, पी एक्स इक्वल टू रो 1/3 वी का स्क्वायर। अब एक और चीज याद रखें, पास्कल लॉ के मुताबिक कि इन साइड जो हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वॉल्स ऑफ द वेसल पे, वो चारों डायरेक्शन में क्या होता है, एक जैसा होता है। जितना एक्स में उतना ही वाई में उतना ही जी में। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी इज इक्वल टू पी, क्या मैं लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, अगर आप गुब्बारे में हवा भरें, अगर आप गुब्बारे में हवा भरें और गुब्बारे को फुला दें, क्या आप ऐसे उसको दबाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ऐसे उसको दबाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ऐसे उसको दबाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा? आप कहेंगे भाई सर सारी डायरेक्शन में प्रेशर एक जैसा ही होगा। इसी तरह जब वॉल्स ऑफ द वेसल की हम बात करते हैं, इस क्यूबिक वेसल की बात करते हैं, तो इसमें भी एक्स एक्स में जितना प्रेशर होगा उतना ही वाई में होगा, उतना ही जी में होगा। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी इंटू पी। तो सिंपल पी एक्स की जगह फिर मैं क्या लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ। तो P इज इक्वल टू रो इंटू, या मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं कि 1/3 रो वी स्क्वायर। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रेशर की इक्वेशन आ गई, जो हम कब से फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर का रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ वो क्या है। ठीक है, मैं इसको शुरू से मिटाने लगा हूं, यहां से मैं इसको रेज कर रहा हूं। प्रेशर का जो काइनेटिक एनर्जी के साथ हमारे पास वो रिलेशन आता है वो कितना आता है। ठीक है, हमने वो टोटल प्रेशर वो तो फाइंड कर लिया। ठीक है, जो वॉल्स ऑफ द वेसल पे अप्लाई कर रहे हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं वॉल्स ऑफ द वेसल पे। अब प्रेशर के लिए हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। ओके हो गया। अब यहां पर आपने क्या करना है, प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन देखने के लिए रो की वैल्यू पुट करनी है। रो कितना आया था, m/v आता है, लेकिन क्या है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल तो नहीं है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो उनका जो मास फाइंड करना है तो हमारे पास mn/v आएगा। ठीक है, ओके हो गया। तो इस वैल्यू को आप इधर पुट कर दे, तो P इज इक्वल टू 1/3, P इज इक्वल टू, यहां पर हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं, P इज इक्वल टू mn डिवाइडेड बाय 3v। कुछ भी नहीं किया, रो की जगह mn/v पुट कर दिया बस, और यहां पर v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n/3v, और यहां पर m को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो mv स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया।
अब यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv², हाफ mv²। तो mv² तो आ गया, हाफ नहीं आया, तो इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो P इज इक्वल टू 2n/3v और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 mv²। अब ये क्या है, ये हमारे पास है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम n0 क्या होता है n/v, n0 क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखें n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या उसमें चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्या वॉल्यूम में उस क्यूब का चेंज कर रहा हूं, नहीं चेंज कर रहा। तो n/v ये क्या है कांस्टेंट है, इसको मैंने n0 का नाम दे दिया है, ठीक है। जब इसको n0 का नाम दिया है तो क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू 2n0/v आ जाएगा और 2n0/v यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 mv² आ जाएगा। ओके हो गया, 1/2 mv² आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप देखें, ठीक है, 3 यहाँ पर आएगा, मैं v क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्लियर सी ब्रैकेट करके बना देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके हो गया। अच्छा अब 2 क्या है कांस्टेंट है, 3 क्या है कांस्टेंट है, n0 क्या है कांस्टेंट है। 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, n0 भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा P इज इक्वल टू कांस्टेंट और हाफ mv² आ जाएगा, ठीक है। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है काइनेटिक एनर्जी के ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ये चीज ओके हो गया। अब ये है रिलेशन प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी। किस तरह, ये हमारे पास क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो प्रेशर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाली जो इक्वेशन है, यानी जो प्रेशर ऑफ गैस में अभी हमने इक्वेशन डिराइव की है, उसके जरिए से हम टेम्परेचर का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। और ये वाली हम इक्वेशन यूज करेंगे P इज इक्वल टू 2/3 n/v हाफ mv², अभी हम निकाल के आए हैं। उसके बाद इसी इक्वेशन को यूज करके हम बॉयल्स लॉ किस तरह से डिराइव कर सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद यही इक्वेशन यूज करके हम चार्ल्स लॉ इसी इक्वेशन से कैसे डिराइव कर सकते हैं हम वो चीज देखेंगे। यानी कि तीनों में क्या होगी, इसी इक्वेशन से हम शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के जरिए से। अगर मैं इसको इस तरह से मोड कर दूं v को इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इज इक्वल टू 2n/3 और हाफ mv² आ जाएगा, ठीक है। अब कहीं पर यहां पर आपको टेम्परेचर नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, तो हम टेम्परेचर को लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, और एन आइडियल गैस या जो जनरल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। अब इसमें T आ गया ना, तो इसको यूज करके हम इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का रिलेशन निकालेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ओके हो गया। अब इसमें अगर आप देखें तो P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है जनरल गैस कांस्टेंट और T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसमें N इसमें क्या होता है, N हमारे पास होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। मतलब कि एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये आप पढ़ के आ चुके हैं। अब इस इक्वेशन को इसमें जब पुट करेंगे तो PV इज इक्वल टू N/Na और RT। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि PV इज इक्वल टू R को इधर ले आऊं तो यहां पे ना इस तरह से लिख सकते हैं N इंटू R/Na, ठीक है, यहां पर स्मॉल a डालना है, एवोगैड्रो नंबर स्मॉल a, और यहां पर T। अब ये क्या है, ये क्या है भाई, इसको तो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं थे कहते, इसको हम क्या कहते थे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी क्या होती थी 1.38 इंटू 10⁻⁻23
जूल पर केल्विन। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है, और उसको हम शो किससे करते हैं, उसको हम K से शो करते हैं, और K इज इक्वल टू R/N और यहाँ पर स्मॉल a, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये K क्या है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अब यहाँ पर ना K आपने पुट कर दें, तो PV इज इक्वल टू NKT, ये हमारे पास रिलेशन है। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करेंगे, आपने यहां पर लिखना है कि पुट इक्वेशन 2 in 1, मतलब कि PV इज इक्वल टू NKT को उठाकर यहां पर पुट कर दें, क्योंकि इससे हमने डिराइव करना है। तो इस PV की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, NKT पुट करने वाला हूं। तो ये क्या आ जाएगा, NKT इज इक्वल टू 2n/3 हाफ एम स्क्वायर, 2n/3 और 1/2 mv स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा 2n/3। अब यहां से t को हमने निकालना है, तो t इज इक्वल टू 2n बाय t इधर ही रहेगा, n के नीचे आ जाएगा n k और 1/2 mv स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से n से गया, तो t इज इक्वल टू 2/3, यहां पर 3 भी आएगा। ठीक है, तो 2n के यहां पर नीचे आके डिवाइड हो गया। ओके हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 के हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। डन हो गया। अब यहां पर 2/3 के क्या है, कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/2 mv स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शन है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर हम वैसे उसको डिफाइन भी करें ना, तो ये भी हम यही कहते हैं ना कि एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आइडियल गैस की बात अगर हम करें तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शन है काइनेटिक एनर्जी की। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी इंक्रीज होगी। अब बॉयल्स लॉ को हम डिराइव करते हैं किस इक्वेशन के जरिए से, इसी इक्वेशन के जरिए से। ठीक है, जो प्रेशर ऑफ गैस में हमने फाइंड की है। बॉयल्स लॉ में हम क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। बॉयल्स लॉ में हम क्या कहते हैं कि बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम के, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के और जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है, ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है इस इक्वेशन को यूज करके। अब इस इक्वेशन को यूज करके कैसे प्रूव करेंगे, तो P इज इक्वल टू 2n/3v, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर n क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और हमारे पास है हाफ mv स्क्वायर भी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, यहां पर देखिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो हमारे पास काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी चेंज नहीं हो रही, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये भी कांस्टेंट है। तो यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू ये सारी टर्म कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V, 2 भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, हाफ m स्क्वायर भी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और T डायरेक्टली प्रोपोर्शन है काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। तो यही तो हमें बॉयल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके हो गया, तो बॉयल्स लॉ भी ड्राइव हो गया इसी इक्वेशन को यूज करके। अब चार्ल्स लॉ को ड्राइव करते हैं। चार्ल्स लॉ को हम इसी इक्वेशन से जब ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, चार्ल्स लॉ में क्या कहते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है टेम्परेचर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है टेम्परेचर के, तो इसमें प्रेशर क्या रहता है, वो रहता है कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो यहां पर इक्वेशन क्या आएगी वो चीज देखते हैं। यहां पर V को इधर ले जाएं, P को इस तरफ ले आए, तो V इज इक्वल टू 2n/3p। कुछ भी नहीं किया, V को इधर ले गया, P को उठाकर नीचे ले आए, और
हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके हो गया, हाफ एम वी स्क्वेयर आ गया। अब यहां पर अगर आप देखें तो v इज इक्वल टू 2n/3p क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, हम चार्ल्स लॉ डिराइव कर रहे हैं और चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू कांस्टेंट और इसकी जगह लिख दूं काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिख सकते हैं ना। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लिख सकता हूं ना। तो हो गया ना चार्ल्स लॉ डिराइव, हम यही तो कब से कोशिश कर रहे थे। तो चार्ल्स लॉ भी हमने इसे डिराइव कर लिया कि जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ये थी हमारे पूरी प्रेशर ऑफ गैस की डेरिवेशन, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करके निकाला। इसी इक्वेशन को यूज़ करके हमने बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन की, इसी इक्वेशन को यूज़ करके हमने चार्ल्स लॉ को प्रूव किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्रेशर ऑफ गैस। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।